Hello everyone, I'm Shweta Mishra. I'm going to discuss about गुप्त पीरियड। तो आप सभी को पता है कि जो गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ है वो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घ काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य के समय, अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो साम्राज्य था वो क्या था, एक शासन सूत्र के अंतर्गत था। कहने का मतलब है मौर्यों के अधीन था, कश्मीर से लेकर के साउथ तक। और एरिया, हेरात, काबुल, कंधार, ये सारे प्रांत भी जो इस समय अफ़गानिस्तान में हैं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में थे, मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। कुषाणों एवं सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने का प्रयास किया। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश आया और कुषाण वंश आया। तो कुषाण और सातवाहन वंश के जो शासक थे वो पूरे भारत को एकजुट लाने का प्रयास किया, किंतु वे उत्तर और दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। कुषाण वंश उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का स्थापित किया और दक्षिण भारत में सातवाहन सीमित रहा। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के 3 कोनों से 3 नए राजवंश का उदय हुआ। अब वो 3 नए राजवंश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक वंश और पूर्वी भारत में गुप्त वंश के शासक उदित हुए। और हाँ, उत्खनन कार्य से जो खुदाई की गई है उससे मौर्य जो गुप्त पीरियड की जो मुद्राएं हैं वो उत्तर भारत में ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश गुप्त के लिए, गुप्त वंश के शासकों के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि आरंभिक मुद्राएं और अभिलेख उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं। अब आता कि गुप्त लोग थे कौन? तो गुप्त वंश के जो शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के। कुषाणों के बाद मध्य भारत का एक बड़ा भाग मुरुंडों के आधिपत्य में आया और उन्होंने 250 ईस्वी तक राज्य किया। उसके पश्चात गुप्त आधिपत्य शुरू हुआ। देखते हैं गुप्त इतिहास के स्रोत। हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है, तो कौन कौन से स्रोत हैं? देखते हैं कि सामान्यतः हमें पुराणों से गुप्त के राज्यों की सीमाएं एवं विभिन्न राजाओं की विजयों कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पुराणों से। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख, जिसकी रचना हरिशेर ने की थी। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के विषय में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कामंदकी नीतिशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो कहने का मतलब ये है जो कामंदक नीतिशास्त्र है, इससे भी हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी समय बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति लिखी गई। जो स्मृतियाँ हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है वो इसी समय लिखी गई थी। और गुप्त काल में अनेक संस्कृत साहित्यकारों ने भी अपने ग्रंथों का प्रणयन किया जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों से देखते हैं। गुप्त काल के पुरातात्विक साधनों से हमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है जो शिला स्तंभों एवं ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। किस पे उत्कीर्ण किए गए हैं जो अभिलेख है? किस पे खुदे हुए मिले हैं? शिलाओं पे, चट्टानों पे, ताम्र के जो पत्र हैं, ताम्र के पत्रों पर लिखे गए हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा है कि दिल्ली का मेहरौली स्तंभ आज भी है दिल्ली में,
महरौली स्तंभ प्राप्त हुआ है, जिस पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चंद्र नाम उल्लेख है। क्या नाम उल्लेख है? चंद्र। और उस चंद्र की पहचान किससे की जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। और हाँ, उस समय की टेक्निक का भी कि आज भी वो महरौली का जो लौह स्तंभ है वो आज भी पूर्ण अवस्था में है। नेक्स्ट है यशोवर्मन, तोरमान, मिहिर कुल आदि के अभिलेखों से भी हमें गुप्तों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ये जो स्रोत हैं, अभिलेख हैं, ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इनसे तो क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो महरौली लौह स्तंभ है उस पर चंद्र का जो नाम उत्कीर्ण है उसकी पहचान किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। गुप्तकालीन ग्रंथ जैसे ब्राह्मण पुराण, कामंदकी नीतिशास्त्र, वायु पुराण, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, विष्णु पुराण,